जब रुद्राक्ष आराध्या के वार्ड में वापस आया तो देखा कि साक्षी और दादी आराध्या के बगल में बैठी है। साक्षी ने उसे देखकर कहा, रुद्र तुम यहाँ हो? रुद्राक्ष ने सिर हिलाकर कहा, आप सब कब आए? दादी ने कहा, थोड़ी देर पहले। साक्षी ने कहा, तुम्हारे डैड और दादाजी बाद में आएंगे। कुछ देर रुकते हुए साक्षी ने कहा, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी माँ की बात मानकर रुद्राक्ष उनके पीछे चला गया। बाहर आकर साक्षी ने पूछा, कौन है वो? रुद्राक्ष ने कहा, विशाल। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक वो उस आदमी के अलावा और कौन हो सकता है। रुद्राक्ष ने सीरियस वॉइस में कहा, लेकिन उसने इस बार अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। साक्षी जी ने पूछा, आगे क्या? मुझे उम्मीद है तुम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, मुझे पहले से ही पता है कि वो क्या करना चाहता है। वो मोहित को यूज करने की कोशिश कर रहा है और मुझे यकीन है अब मोहित भी उसकी साइड है। मैं बस उसके एक कदम उठाने की वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर साक्षी ने कहा, तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फिर से हमारी कोई फैमिली मेंबर हर्ट हो, खासकर मेरी बेटी। सो बी केयरफुल। इतना कहकर साक्षी ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और आगे कहा, और तुम्हें खुद के लिए भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसका मेन टारगेट तुम हो। रुद्राक्ष ने अपनी मॉम को गले लगाकर कहा, मॉम परेशान मत हो। कुछ देर बाद जब साक्षी और रुद्राक्ष वापस वार्ड के अंदर आए तो दादी और आराध्या खुशी खुशी बातें कर रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर साक्षी ने पूछा, उसे डिस्चार्ज कब मिल रहा है? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, 2 दिन बाद। साक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, अक्षत जल्दी ही किंडरगार्टन ज्वाइन करने वाला है, तो तुम अपने भाई का ये मैटर कैसे सॉल्व करने की सोच रहे हो? रुद्राक्ष ने कहा, मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि। उसकी बात को बीच में काटते हुए साक्षी ने कहा, जो भी करो, लेकिन इसमें अंशिका और अक्षत को क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। एक नकली डीएनए रिपोर्ट तैयार करो जिससे ये साबित हो सके कि अक्षत समर्थ का बायोलॉजिकल सन है। रुद्राक्ष ने कहा, मैं भी ये बात सोच रहा था। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत केपेबल है और इसीलिए मैं अपने फैमिली और बिजनेस को तुम पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हारा भाई भी केपेबल है, लेकिन उसे अभी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बनाया है। लेकिन तुम्हें अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व करने में तुम्हारे पापा थोड़ा झिझक रहे थे, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे पापा ये सब छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन तुम जानते हो, अगर एक बार हम अंडरवर्ल्ड में शामिल होते हैं तो वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें चुना। कुछ देर रुकते हुए साक्षी ने आगे कहा, कभी कभी तुम्हें इस अंधेरी दुनिया में धकेलने के लिए मुझे खुद पर गुस्सा आता है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मॉम, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। इसके अलावा मैं आपका बेटा हूँ। अगर मुझसे नहीं तो आप किससे सब कुछ संभालने की उम्मीद करती? और उस टाइम मैंने ही दादाजी से कहा था कि मैं अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि समर्थ इन सब में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम आपके साथ आपका दूसरा बेटा तो रहेगा। साक्षी ने शिकायत करते हुए कहा, बकवास बातें करना बंद करो। मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। मुझे पता है कि उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। और अपनी तरफ देखो, क्या तुम में कोई शर्म नहीं है? तुम मुझे एक पोता या पोती देने से पहले ही मौत की बात कर रहे हो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको जल्द ही ये मिल सकता है। साक्षी ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि समर्थ मुझे तुमसे पहले ही दादी बना देगा, मतलब बना दिया है। ये सुनकर रुद्राक्ष ने मुंह फेरते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? साक्षी ने कहा, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो
उसे अपने दिल की बात बताने में तुम्हें 5 साल लग गए। मुझे लगता है तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 3 से 4 साल और लगेंगे। रुद्राक्ष ने कहा, आपको कैसे पता चला कि हमने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है कि जब प्यार की बात आती है तो तुम एक कछुए हो। अपने भाई को देखो, उसने अभी तक शादी भी नहीं की, लेकिन फिर भी। साक्षी कहकर चुप हो गई, फिर आगे बोली, वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने आराध्या को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, लेकिन तुम्हें आराध्या से खुलकर बात करनी चाहिए। तुम अब छोटे नहीं हो। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं उसे समय देना चाहता हूँ। उसने अभी मेरे सामने खुलना शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि वो इसके लिए एक पहल करे। साक्षी जी ने अपनी आंखें घुमाकर बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और इंसान से बात कर रही हूँ। रुद्राक्ष ने पूछा, आपने क्या कहा? तो साक्षी ने कहा, क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर साक्षी ने अपने मन में सोचा, मुझे इस बारे में आराध्या से बात करनी होगी। जब रुद्राक्ष और साक्षी बात करने में बिजी थे, तब दादी आराध्या के लिए सेब काट रही थी। आराध्या ने कहा, दादी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने चाहिए। ये तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छा है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दादी ने कहा, तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। तुम बहुत पतली हो। अगर तुमने अपना वेट नहीं बढ़ाया तो प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आराध्या उनकी बात सुनकर शर्माने लगी। उसके और रुद्राक्ष के बच्चे के बारे में सोचकर आराध्या के गाल लाल हो गए। दादी ने उससे कहा, ये लो खाओ। रुद्राक्ष ने पीछे से आते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तुम्हारी रिपोर्ट में आया है कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। साथ ही तुम बहुत दुबली पतली हो। आराध्या ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, ऐसा किसने कहा? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, डॉक्टर और आपकी रिपोर्ट ने। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई तो आप ही पहले शिकायत करेंगे। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। अगर तुम 100 किलो की भी हो गई ना, तो भी मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। आराध्या बोली, झूठा। रुद्राक्ष ने पूछा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आराध्या बोली, क्योंकि आप झूठे हो। उन दोनों को आपस में बहस करते देखकर साक्षी और दादी मुस्कुरा रही थी। फिर साक्षी ने बीच में आते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों हमारे जाने के बाद बहस करना। आराध्या के पास आकर साक्षी ने उसके सर पर किस करके कहा, जल्दी घर आओ, हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। दादी ने उसका सिर थपथपाया और साक्षी के साथ कमरे से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े आदमी ने अपने सबॉर्डिनेट में से एक से पूछा, वो कैसी है? सबॉर्डिनेट ने अपना सिर नीचे करके कहा, वो ठीक है सर। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, विशाल के बारे में क्या? सबॉर्डिनेट ने कहा, वो अभी भी अपने पिछले प्लान पर फोकस कर रहा है। बूढ़े आदमी ने सोचते हुए कहा, वो मौत को गले लगा रहा है। वैसे भी उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। रुद्राक्ष सिंघानिया को एक ईमेल भेज दो और उसे केयरफुल रहने के लिए कहो। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया, लेकिन वो बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हैरान था। पिछले कुछ हफ्तों से उसका बॉस रुद्राक्ष सिंघानिया की मदद कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। इधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठा था, जबकि आराध्या बेड पर लेटी हुई थी। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, आपकी वाइफ आपको आधे घंटे से घूर रही है और खुद को देखो, आपने अपनी वाइफ पर ध्यान ही नहीं दिया। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? आराध्या बोली, आपकी अटेंशन। रुद्राक्ष लैपटॉप बंद करके सोफे से उठा और बेड की ओर चलने लगा। बेड पर आकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, क्या इतना अटेंशन काफी है?
उसके सीने पर सिर रखते हुए आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए पूछा, तो आप मुझे सब कुछ कब बताने वाले हो? रुद्राक्ष ने पूछा। क्या सब कुछ? आराध्या ने कहा। वो आदमी कौन था और उसने आप पर अटैक क्यों किया था? इतना कहकर आराध्या ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपसे जुड़ी हर बात को जानने का मेरा हक है? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाकर जब रुद्राक्ष को सोने का नाटक करते हुए देखा तो उसकी बाहों से निकलते हुए दूसरी तरफ लेट गई। फिर मुंह बनाते हुए बोली, अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, मैं समझती हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसे डर था कि सच जानने के बाद आराध्या उससे नफरत करेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए रुद्राक्ष उसके कान में फुसफुसाया, आई लव यू। आराध्या ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये कितना फनी है। रुद्राक्ष ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर आराध्या ने पूछा, पर क्या? रुद्राक्ष बेड से नीचे उतरते हुए बोला, कुछ नहीं, बस सो जाओ, इन बातों पर ध्यान मत दो। आराध्या ने कहा, तो अब आप बाहर जा रहे हैं? एक्सीलेंट। रुद्राक्ष ने कहा, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं बस तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आराध्या ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस में टांग अड़ा रही हूं? लेकिन उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए रुद्राक्ष वार्ड से बाहर चला गया। ये देखकर आराध्या दरवाजे की ओर एक पिलो फेंकते हुए बोली, ठीक है, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो तो फिर वापस मत आना। इतना कहकर आराध्या गुस्से में बेड से नीचे उतर गई, लेकिन तभी उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसने अपना हाथ अपनी चोट की जगह पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तब उसे अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ ऊपर उठाया तो देखा कि वहां से खून निकल रहा था। लेकिन तभी एक नर्स ड्रेसिंग करने के लिए आराध्या के वार्ड में आई। जब नर्स ने आराध्या को ऐसे देखा तो वो घबराते हुए बोली, मिसेस सिंघानिया, आपको क्या हुआ? फिर वो जल्दी से आराध्या की तरफ गई। उसकी चोट पर लगे खून के धब्बे को देखकर उसने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर निकल गई। जल्द ही सार्थक वार्ड में आया और आराध्या को देखते हुए बोला, भाभी क्या हुआ? आपका घाव फिर से कैसे खुल गया? और आपका पति कहाँ है? आराध्या ने कहा, वो यहाँ पर नहीं है और तुम उसे कॉल मत करना और अभी जो हुआ उस बारे में कुछ भी मत बताना। सार्थक ने कहा, लेकिन आराध्या बोली, मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें अपना इलाज नहीं करने दूंगी। सार्थक ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, अब आप लेट जाओ और मुझे आपके घाव को देखने दो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मानकर वहां पर लेट गई। नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, उसे एनेस्थीसिया दे दो। नर्स ने जल्दी से आराध्या को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और जल्दी ही आराध्या सो गई। उसके घावों को वापस स्टिच करने के बाद सार्थक ने राहत की सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। सार्थक रुद्राक्ष को फोन करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं किया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, माय स्वीट फ्रेंड, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस चीज को कैसे हैंडल करते हो। फिर सार्थक ने नर्स से कहा, उसके जागने के बाद मुझे कॉल करना। फिर नर्स को कुछ समझाकर वार्ड से बाहर निकल गया। इन कुछ दिनों से वो बहुत बिजी था। पहले हॉस्पिटल पेशेंट देखना था, उसके बाद उसे एक पॉइजन भी बनाना था। क्या रुद्राक्ष आराध्या को मना पाएगा या फिर ये नाराजगी उनके रिश्ते के बीच में दूरियां लेकर आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।